अच्छा बेटा, तो चैप्टर नंबर 7 में हम मज़ीद आगे चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। आर्हीनियस थ्योरी बेटा आप लोगों ने 9 में भी पढ़ी होगी, मुझे अच्छे से जानकारी है। 9 में चैप्टर नंबर 9 था एसिड बेस सॉल्ट का, और वहाँ पर आपने आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ी थी। अच्छा, वहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि जब हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयंस में टूट जाता है। इसी तरीके से जब हम किसी बेस को पानी में डालते हैं तो वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयंस में टूटता है। अच्छा, एसिड वो स्पीशी होती है जो कि आपके पास H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती है, और बेस वो स्पीशी होती है जो पानी में जाकर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करती है। ये आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा। कुछ याद आया 9 के हवाले से या नहीं? जी सर। ठीक है बेटा, गुड। अच्छा देखो, 9 वाली जो थ्योरी थी ना, एसिड बेस थ्योरी, वो बेसिकली इस मेन आयोनाइजेशन थ्योरी, आर्हीनियस ने एसिड बेस थ्योरी नहीं दी थी। आर्हीनियस ने तो अपनी पूरी आयोनाइजेशन की थ्योरी दी थी। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ये आयोनाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो आयंस बनना, अब आयंस आपके पास दो होते हैं, आपको भी पता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो इसलिए आयनाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ आयंस किस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सिलसिला क्या है। यहाँ पर आर्हीनियस ने जो थ्योरी दी है वो तो काफ़ी उसने बड़ी दी है। अब हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आर्हीनियस साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि व्हेन एन एसिड बेस और सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, जब कभी कोई एसिड, कोई बेस, कोई सॉल्ट पानी में डिजॉल्व करोगे तो इट स्प्लिट्स इनटू इट्स आयंस। जो उसके आयंस है वो उसके अंदर स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है दो ही आयंस होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, याद रखना, इसको मत भूलना ये वाली बात, ठीक है। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस वेयर एज नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं, ठीक है, और नेगेटिव आयंस को हम एनायंस कहते हैं। अच्छा, कैटायंस और एनायंस इन्हें क्यों कहा जाता है, ये भी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ बढ़ेंगे ना, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली पॉजिटिव आयन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, ठीक है, और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है। अच्छा, नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव प्लेट को हम एनोड कहते हैं, नोट। ठीक है ना। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटाइंस कहते हैं, यानी कैथोड की तरफ जाने वाले, और नेगेटिव आयंस को हम एनाइंस कहते हैं, यानी कि एनोड की तरफ जाने वाले। बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। ओके, तो अब ये बात पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बी इक्वल सो दैट द सॉल्यूशन एज अ होल रिमेन्स न्यूट्रल। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने जब एक ग्लास में सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूशन जैसे हम जब HCl फॉर एग्जांपल, जब हम फॉर एग्जांपल एक सॉलिड लिया मैंने NaCl, सेल की बात नहीं कर रहा, NaCl एक सॉलिड लिया, इसको मैंने पानी में डाला, तो ये दो आयंस में टूटता है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो चार्जेस की तादाद है ना वो सेम होगी, ताकि सॉल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल रहे। मतलब क्या है कहने का भाई, देखो NaCl अगर मैंने लिया और वो पानी में जाके ब्रेक हुआ सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल लिए NaCl के, तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl बेटा अगर मैंने लिए, तो जब ये ब्रेक होंगे तो 100 आइंस बनेंगे सोडियम के और 100 आइंस बनेंगे क्लोरीन के। वो ये बात कह रहे हैं। इसमें कोई परेशानी तो नहीं बेटा किसी को? नो सर। ठीक है। सर अगर प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। नहीं बेटा, वो ऐड तो होगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो 100 ही रहेगा। देखो बेसिकली ये जो 100 आइंस आ रहे हैं, ये किसके टुकड़े हैं? ये इसके टुकड़े हैं ना। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एक बात, मुझे ये बताओ कि सोडियम क्लोराइड के 100 मॉलिक्यूल हैं,
तो अगर 100 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के हैं तो बताओ सोडियम के एटम्स कितने हैं उस मॉलिक्यूल में? क्या जवाब होगा? 100। 100 ही होंगे ना। सेम इसी तरीके से क्लोरीन के, तो जब आयंस भी बनेंगे तो बेटा वो 100 ही बनेंगे। वो आपको देखने में अलग अलग जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल सॉल्यूशन है, बिकॉज पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की जो तादाद है वो तो इक्वल ही है ना। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज द आयंस कैन रीयूनाइट टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आप देख रहे हो कि मैंने हर जगह जो है सिंबल इस्तेमाल जो किया है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का किया है, यानी कि सब्सटेंस टूट के आयंस में बन सकता है, आयंस बना सकता है, साथ ही आयंस दोबारा जुड़कर सब्सटेंस भी बना सकता है। इसका मतलब ये है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास लास्ट पॉइंट लिखा है, अच्छा जी, लास्ट पॉइंट जो हमारे पास लिखा है बेटा वो क्या लिखा हुआ है कि आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब हम, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर है, इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा बहुत तो जहन में होगा ना बेटा, मैं अगर उसको आपके सामने रखूं शायद आपको रिकॉल भी हो जाएगा, नहीं आ रहा जहन में तो। हमारे पास एक बीकर होता है बेटा, उस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट होता है, 2 इलेक्ट्रोड डले हुए होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, 2 इलेक्ट्रोड डले हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम करंट पास करते हैं तो सोडियम आयन, सॉरी पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ जाता है, और पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ जाता है, और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाता है। ये बात याद है बेटा? जी सर। तो ये जो पॉइंट है ना कि आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं कि यार इलेक्ट्रिक करंट पर क्यों आयोनाइजेशन डिपेंड नहीं करी। देखो बेटा मेरी बात समझना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसका काम तो सिर्फ आयन को ट्रेवल कराना है ना। जैसे अगर सोडियम पॉजिटिव आयन है तो उस पॉजिटिव आयन को नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक लेकर जाना है, और क्लोरीन नेगेटिव आयन है तो उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक लेकर जाना है। करंट का काम तो सिर्फ इसे ट्रेवल कराना है बेटा। करंट का काम यहाँ पर इसको आयन बनाना नहीं है। आयन कैसे बनेगा? जब हम सॉलिड NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना बेटा, वाटर में जब सॉलिड NaCl को हम डिसॉल्व करेंगे तब आयन बनेगा। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुई बेटा बात? जी सर। ओके, वालेकुम अस्सलाम अनस। सर रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये जो पॉइंट लिखा है ना, आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, अक्सर बच्चे इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। फंसने की वजह ये होती है कि बच्चों के जहन में ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो वो ये समझते हैं कि जब हम करंट पास करेंगे तभी प्रोसेस होगा। अब करंट पास करने पे प्रोसेस क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, और जो नेगेटिव आयन होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। ये तो मतलब एक सिंपल सा एक प्रोसेस है ना। लेकिन बेटा ये जो प्रोसेस है ना, ये करंट पास करने की वजह से आयंस ट्रेवल कर रहे हैं। मेरी बात को समझना, आयंस का ट्रेवल होना इलेक्ट्रोलिसिस है, अलग चीज़ है, और आयंस का बनना आयोनाइजेशन है, वो अलग चीज है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट से कोई ताल्लुक नहीं है आयोनाइजेशन का। आयोनाइजेशन होल से होल डिपेंड करती है कि कोई चीज़ पानी में कितना डिजोल्व हो रही है। जो चीज़ पानी में जितना ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी वो उतने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगी। सिंपल। क्लियर है बात? जी सर। ओके बेटा। अच्छा, अब एक काम करें, ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम आगे चलेंगे। कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँगा तो सब इरेज हो जाएगा। ले ली बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। अच्छा देखिए,
अब अगला पॉइंट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड एंड बिकम न्यूट्रलाइज एंड डिस्चार्ज। यही बात अभी हमारी हुई थी बेटा कि जब हम करंट पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में से, याद रहे किसी सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसी चीज जिसमें आयंस मौजूद होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो क्या होगा उस सॉल्यूशन में जो कैटाइंस यानी कि नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं और जो एनाइंस हैं यानी कि नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं, वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। यानी कि जो पॉजिटिव आइन होगा वो मूव करेगा कैथोड की तरफ और जो नेगेटिव आइन होगा वो मूव करेगा एनोड की तरफ। ठीक है, वहां जाकर ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यानी कि देखो सबसे पहले क्लोरीन नेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रोड पर जाएगा और अपने इलेक्ट्रोड पर जाकर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, न्यूट्रल हो गया। वही इलेक्ट्रॉन सोडियम का पॉजिटिव आयन गेन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हुई बेटा बात? सर ये आप दोबारा रिपीट कर दें। एक मिनट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब आइंस इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होता है ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस के अमल में हमने ये देखा, मैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस ही थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है कि आपने एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए। अब मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब इस बीकर में 2 आयंस हैं, मतलब सॉल्यूशन बनाकर आपने डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है। एक सोडियम का पॉजिटिव आयन है बेटा और एक क्लोरीन का नेगेटिव आयन। जब आप करंट को पास करोगे तो करंट पास होने के नतीजे में जो पॉजिटिव आयन सोडियम होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव आयन क्लोरीन होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला क्लोरीन का नेगेटिव आयन है वो कैथोड पर नेगेटिव सॉरी एनोड पर जाकर, यानी कि यहाँ पर ये एनोड पर आएगा। अब ये एनोड पर जाकर क्या करेगा, ये एनोड पर जाकर जो ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज क्यों है, क्योंकि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये उस एक इलेक्ट्रॉन पर रिलीज कर देगा। सेम इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जब इसने यहाँ रिलीज किया तो ये एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके पहुंचा कहाँ पर, कैथोड पर। अब कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की लालच में ये सोडियम इस तरफ आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टर्म क्या यूज हुई है, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है दोनों आयंस अपने चार्ज को खोकर वापस जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने का कोई ताल्लुक आयोनाइजेशन से नहीं है, और आयन तो बने हुए रहते हैं, आयन तो बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करने का ताल्लुक जो होल टू होल है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन इन आयंस की मूवमेंट से। जब हम करंट पास करते हैं तो आयन मूव होते हैं, मूव होने के बाद जो उनके चार्जेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही बात इस पॉइंट में। क्लियर? सर मतलब पहले आयंस बन गए, उसके बाद फिर से जब वो सॉल्यूशन की तरफ वापस आएंगे तो वो चीज डिफाइन हुई है ना। जी जी, देखो ऐसा होता है कि जब हमने पहले NaCl लिया, NaCl को हमने पानी में ऐड किया। जब NaCl जैसे जैसे पानी में ऐड होगा ना बेटा, वो वैसे वैसे डिकम्पोज हो जाएगा अपने आयन से। ठीक है, अब ये NaCl हमने यहाँ डाल दिया, अब हमने करंट पास करना शुरू किया। जब हमने करंट पास करना शुरू किया तो फिर ये 2 रिएक्शन होना शुरू हो गए, यानी कि करंट ये वाला रिएक्शन करवा रहा है और पानी में डिजोल्व होना ये अमल कर रहा है। ये है आपके पास आयोनाइजेशन, और ये जो दोनों रिएक्शंस हुए बेटा, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। समझ गए बेटा? जी सर। अच्छा, अब ये पॉइंट देखिए कि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब है कि कोई सॉल्यूट या कोई सॉल्यूशन कितने ज्यादा आयंस बनाएगा और कैसे ज्यादा बनाएगा। ये बात किसी कोई चीज कितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, एक्सटेंट का मतलब होता है कितने ज्यादा तादाद में। ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर, सही, ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अब देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब दोनों में फर्क क्या है सर? भाई मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोनों की, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने HCl, इसको मैंने पानी में ऐड किया, डिजोल्व किया, तो इसके दो आयंस बने, एक H पॉजिटिव बना, एक क्लोरीन नेगेटिव बना। अब मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ले लेता हूँ, CH3COOH, इसको भी पानी में ऐड किया, ये बन गया बेटा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये भी आयंस बन चुका। अब इनमें से एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है, फर्क कैसे पता चल रहा है सर आपको? बेटा फर्क मुझे ऐसे पता चल रहा है कि मिसाल के तौर पे मैंने 100 मॉलिक्यूल HCl के लिए, और 100 मॉलिक्यूल में से 98 मॉलिक्यूल टूटकर आयोनाइज हो गए। इसी तरीके से एसिटिक एसिड के भी मैंने लिए थे 100 मॉलिक्यूल, 100 में से सिर्फ 30 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो सके, बाकी मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं। अब जो सब्सटेंस ज्यादा आयोनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो कम आयोनाइज होगा वो वीक होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर है बेटा मैक्सिमम आयोनाइजेशन और यहाँ पर है मिनिमम आयोनाइजेशन। इज दैट क्लियर? सर लेकिन हमने ऊपर तो ये पढ़ा था कि 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 आयंस ही बनेंगे। बेटा नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना दरअसल। ऊपर तो मैंने सिर्फ एक बात समझाने के लिए कही थी, रिवर्सिबल रिएक्शन में 100% प्रोडक्ट तो कभी आता ही नहीं है ना, वरना वो रिवर्सिबल थोड़ी होगा, वो तो फिर इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्लियर है बात? मेरा बात समझ में आई? जी सर। ओके। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन है। अब डाइल्यूशन से क्या मुराद है? डाइल्यूशन से मुराद ये है कि किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, ठीक है। आपके पास एक बहुत ही पावरफुल एसिड मौजूद है, आप उस पावरफुल एसिड के अंदर पानी मिलाएं, जितना ज़्यादा पानी मिलाते जाएंगे उतना ज़्यादा वो एसिड जो है डाइल्यूट होता चला जाएगा। अच्छा जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होता है ना सॉल्यूशन में, यानी कि जितना ज़्यादा आप पानी मिलाते जाते हो उतने ज़्यादा आयंस बनने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी। सिंपल सी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। समझ आई बात? आगे चलूँ? आगे चलूँ? जी सर। दूसरा आवाज़ करती है बेटा, दोबारा बोलो। दूसरा आवाज़ करती है बेटा, दोबारा बोलो। अच्छा अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? तीसरी और आखिरी चीज़ टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से भी आयोनाइजेशन बढ़ती है, सिंपल सी बात है। इन दोनों से डायरेक्ट रिलेशन है आयोनाइजेशन का, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आयन बनेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कम से कम आयन। अच्छा अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो सॉल्यूशन में दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ आयंस, दूसरा स्पीड ऑफ आयंस। भाई मिसाल के तौर पे दो सोडियम के आयन हैं और दो क्लोरीन के आयन, ठीक है, इनको इलेक्ट्रिक करंट कैरी करना है। अब मिसाल के तौर पे दो इलेक्ट्रॉन ये कैरी कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये कैरी कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये कैरी कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ये कैरी कर सकता है, और करंट पास हो सकता है।
अच्छा, अगर उसी जगह मैं यहाँ पे आयंस की तादाद बढ़ा दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी कैरी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी कैरी करेगा। आयंस की तादाद बढ़ाने से क्या हुआ? आयंस की तादाद बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी तेज हो गई। गौर करें, ऐसा ही हुआ है बेटा? ऐसे ही हुआ है। सर रिपीट कर दें। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने एग्जांपल दी कि ये जो आयंस बनते हैं सॉल्यूशन में और इनमें से करंट पास होने लगता है, तो इनमें से करंट पास क्यों होने लगता है? बेसिकली इनमें से करंट पास इसलिए होने लगता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करवाते हैं। जैसे मिसाल ली मैंने सोडियम और क्लोरीन, मेरे पास 2 सोडियम के आयंस हैं और 2 क्लोरीन के आयंस हैं। अब मिसाल के तौर पर बेटा एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास करवा रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को रास्ता दे रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करवा रहा है। तो टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव कर सकते हैं। अगर किसी तरह मैं यहाँ पर आयंस की तादाद बढ़ा देता हूँ, तो बेटा ये जो आयंस की तादाद आपने बढ़ाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो कैरी करने लगेंगे। आयंस की तादाद बढ़ने से क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। बात समझ में आई? जी सर। सुमैया? जी सर। ओके। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है वो स्पीड ऑफ आयंस का है। अब आयंस की स्पीड देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आयन यहाँ से यहाँ जाएगा करंट ट्रेवल कराने, अब एक आयन यहाँ से यहाँ पहुँचता है, फॉर एग्जांपल एक आयन यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच रहा है एक आयन, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स, और एक आयन जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है 5 मिनट्स। तो आपके हिसाब से स्पीड इस वाले आयन बी की ज़्यादा होगी या ए की ज़्यादा होगी? 5 वाले की होगी। अच्छा, एक बात और बताओ, 5 वाले की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये करंट को तेज़ी से लेकर ट्रैवल करेगा? क्या ख्याल है आप लोग? जी सर, तेजी से करेंगे। बस ये है स्पीड ऑफ आयन। ये 3 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आयोनाइजेशन कितनी हो सकती है, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से सर स्पीड ऑफ आयन किस पे डिपेंडेड है? स्पीड ऑफ आयन बेटा मल्टीपल फैक्टर्स पे होता है। एटम के डेंसिटी पर भी होता है, एटम के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाइड है उसके ऊपर भी होता है, 2-3 चीज़ों पर होता है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मुराद कितना ज़्यादा करंट कोई आयन ट्रेवल करवा रहा है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिस पर असरअंदाज होते हैं। नंबर ऑफ आयन्स बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसी तरीके से स्पीड ऑफ आयन्स बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी सिंपल है। ये था आर्मीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन का लास्ट पॉइंट। कोई सवाल या कन्फ्यूजन है बेटा तो पूछ लीजिए। बेटा कोई सवाल? नो सर। सर वो वाला पॉइंट रिपीट कर दें जो आपने थर्ड पॉइंट था, जैसे इसमें 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 आयंस ही बनेंगे। अच्छा, उसमें क्या रिपीट करूँ बेटा, क्या बात है बताओ, क्या कन्फ्यूजन आ रही है? सर वो तो 200 होंगे ना ऐड करके। ऐड करके तो वो ओवरऑल 200 हो जाएंगे, लेकिन उनकी तादाद 200 होगी ना। जब आपने सोडियम और क्लोरीन के एटम्स को मिला दिया तो बेटा फिर तो वो 100 ही मॉलिक्यूल बने ना। देखो इसको ऐसे समझ लो कि मैंने 100 ग्रीन बॉल्स ली और 100 रेड बॉल्स ली, दोनों के दरमियान ग्लू लगाया, उनको जोड़ दिया। अब आपके पास टोटल बॉल्स कितनी है? 200। मतलब अगर जोड़ने के बाद कंपैरेटिवली देखें कि 2 चीज़ें जुड़ी हैं, उनको एक मान लें, एक मान कहने एक ही हो गए ना, दोनों जुड़ गए तो एक ही हो गए। तो कितनी बॉल्स हैं बताओ? अब हैं मतलब जो आपके पास बॉल्स हैं वो 100 हैं। अब जब इन 100 बॉल्स को तोड़ोगे तो वो 100 अलग अलग एटम्स यानी अलग अलग बॉल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब बात समझ में आई? नो सर। देखो, अच्छा स्क्रीनशॉट लो। सर आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे 2 आयंस एक मॉलिक्यूल बना
हाँ, 2 आयन्स एक मॉलिक्यूल बना रहा है। जब मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो बेटा दोनों आयन्स मिलेंगे ना। मैं तो यही कहना था। यस ओके सर, अब सर। समझ आया। या क्लियर हो गया बेटा? जी सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डन सर। ठीक है बेटा, तो आज आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन तक ही रखेंगे अपने मामले को, और बाकी बात फिर इंशाल्लाह आपसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।